नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, संविधान की क्लासें लगातार चल रही हैं जो हमारी 8 बजे आपको प्रोवाइड होती हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अच्छा संविधान को अपने कवर कर सकते हैं। यानी कि आपका सबका संविधान बहुत अच्छे से होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। परंतु एक बार पढ़िए और देखिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलने वाला है जिससे कि आपकी कुछ कमियां थी वो पूरी हो जाएंगी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए ही हम ये सीरीज लेकर आए हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और आप अच्छे से इसके नोट्स कवर कर पा रहे हो। तो देखिए, आप क्या है कि आपकी तैयारी भी और अच्छे ढंग से की जा सकती है। संविधान एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि प्रत्येक परीक्षा में 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपको मिल ही जाते हैं पक्का। यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं आता। अगर स्टेट PCS की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं आराम से। सिविल की बात करें यानी कि IAS की अगर बात करें तो IAS में जो है यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाते हैं। तो आप देखिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसमें कि आपको नंबर बनेंगे ही, पक्का बनेंगे ही। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो हमने कल मौलिक अधिकार तक हमने क्लास करा दी थी। बिल्कुल सीरीज से हम आपको करा रहे हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स आपको देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना किसी पेड कोर्स के, ठीक है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम, क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इनको हम कहते हैं DPSP बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, DPSP बोलते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेटा इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ क्या है। जैसे मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए, मूल अधिकारों को कंप्लीट करने के लिए, व्यक्ति के मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, इसी प्रकार से मानव के उत्थान के लिए, उसके कल्याणकारी जीवन के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदारी राज्य की भी है। तो और वो जो जिम्मेदारी होती हैं, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती हैं, उन्हीं जिम्मेदारी को हम क्या कहते हैं, DPSP कहते हैं। आप सीधी बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, कुछ बच्चों को DPSP के बारे में पता नहीं होता। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो मूल अधिकार, एक आपका DPSP, एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी जिसे हम कहते हैं मूल कर्तव्य बेटा। तो ये जो पहला होता है मूल अधिकार, ये होता है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी व्यक्ति के कल्याण के लिए। दूसरी जो होती है राज्य सरकार की जिम्मेदारी व्यक्ति के कल्याण के लिए। तीसरी जो होती है नागरिक की जिम्मेदारी खुद के कल्याण और देश के कल्याण के लिए, देश की इमारतों, विरासत और उसकी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने की। तो ये 3 जिम्मेदारी होती है, यानी कि बराबर क्राइटेरिया किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में DPSP है और 4 के ए में जो है वो आपके मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बेटा। अब हम बात करने वाले हैं कि DPSP काम किस तरीके करती है। आज आप वो चीज़ पढ़ने वाले हो जो आपकी मतलब छिपी रहती है, कोई नहीं बताता कि क्या करते हैं। DPSP शुरू की और DPSP में बताना शुरू कर दिया केवल आर्टिकल 36 में परिभाषा, 37 में वाद योग्य नहीं, 38 में ये, 39 में ये, 40 में ये, बस वगैरह वगैरह। अरे सब यही काम करोगे तो सब फिर पढ़ा क्यों रहे हो भाई, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दो बच्चों को जिसको दिमाग में अच्छा आ जाए। तो देखिए उस चीज़ को समझेंगे हम, कुछ नया करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं समझिए, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। अब इसकी क्या थी, ये BN राव की अनुशंसा से जो है प्रारूप समिति ने इसे स्वीकारा था। VN राव की अनुशंसा से इनकी जरूरत पड़ी थी। VN राव ने कहा था कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को उनके कर्तव्य, उनके जो तत्व हैं या उनके जो मूल दायित्व हैं उनका निर्वहन करे। राज्य सरकार भी उसका निर्वहन करे, जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार ही करे, ठीक है। और ये जो थे BN राव सलाहकार समिति के सदस्य थे, इसलिए इनको परमिशन थी बेटा। तो इतना बात हो गया आपका, आप समझ गए होगे इतना, इसको नोट कर दे लेना या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है बेटा। अगर बात करते हैं प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति ने स्वीकारा था। अब देखिए क्या होता, संवैधानिक प्रावधान जो है इसमें 3 प्रकार की बात है। सबसे पहली बात तो कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि DPSP संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका, इसके DPSP का उद्देश्य क्या है और इसकी नीतियाँ क्या, किन नीतियों पर काम करता है, क्या इसके उद्देश्य है, ठीक है बेटा। तो इनको समझ लेते हैं पहले। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक के लिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से, भाग 4 में लिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक लिए हैं। हमने आयरलैंड से लिए हैं, जबकि आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिए हैं।
आयरलैंड वालों ने जो लिए कहाँ से लिए हैं, स्पेन से लिए, मगर हमने आयरलैंड से लिए, भारतीयों ने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। तो इसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि मूल अधिकार अगर कोई पूरे ना करे, मूल अधिकार बेटा कोई पूरे ना करे तो हम मूल अधिकार, अभी समझो तुमको समझ डीपीएससी मूल, पहले बात समझिए, मूल अधिकार अगर कोई पूरे ना करें तो हम कोर्ट में चले जाते हैं, हम वाद योग्य कर सकते हैं उनको, यानी कि आर्टिकल आपका 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु ऐसा इनके लिए नहीं है, ये गैर न्यायोचित है, यानी कि यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ वाद योग्य नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। अगर ये कोई स्टेट जो है आपके नीति निर्देश तत्वों को पूरा नहीं कराता है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये क्या है सब बात करेंगे, टेंशन ना लो, पूरी क्लास को आराम से देख लो, ठीक है भैया। तो क्या है, अब दूसरी बात क्या है, इसका कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य जो है वो क्या है, संविधान का कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों पर काम करने वाले हैं, तो लोगों का कल्याण करने के लिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय करने के लिए, समझ गए नहीं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करने के लिए ये प्रस्तावना में भी दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर दिया गया, प्रस्तावना में। फिर जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए, क्या करने के लिए, जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए, ठीक है भैया। अगर हम बात करते हैं नीतियों की बेटा, तो नीतियाँ क्या है इसकी, समान नागरिक संहिता, यानी कि क्या करेगा ये, समान नागरिक संहिता, यानी सभी लोगों को समान न्याय संहिता देगा, ठीक है। फिर है ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन, यानी कि ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करेगा कौन, डीपीएसपी। यही क्वेश्चन बन के आते हैं आईएएस में, स्टेटमेंट में बनकर आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस तरीके छांटने के लिए, ठीक है। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देगा, ठीक है। महिला और पुरुषों को समान वेतन देगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसके हो गए संवैधानिक प्रावधान और उद्देश्य, और ये हमारी हो चुकी हैं नीतियाँ। अब बात करने वाले हैं कि राज्य के नीति तत्व जो हैं उन पर बहुत सारी विचारधारा आई कि कौन से कार्य जो हैं वो किस विचारधारा के हैं। तो 3 प्रकार की विचारधाराओं का फाइनली पुष्टि किया गया, और वो विचारधाराएं कौन सी थी वो समझ लीजिए। एक तो समाजवादी विचारधारा थी, दूसरी गांधीवादी विचारधारा थी, और तीसरी उदारवादी विचारधारा थी। अब हम बात करते हैं किन किन आर्टिकल में समाज के बारे में चर्चा की गई है, किस किस में दर्शन के बारे में बात की गई है, और किस में उदारवाद की, ठीक है बेटा। तो देखिए आप इनको नोट अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा पर राज्य के नीति तत्वों के दायरे में आता है, निम्न में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा नीति निर्देशक तत्व है जो समाजवादी विचारधारा को संबंधित करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐसा मतलब डीपीएसपी का आर्टिकल है जो कि उदारवादी विचारधारा रखता है। तो देखिए एक तो आपका आर्टिकल 38 का ए और बी दोनों, 38 का ए और 38 का बी दोनों समाजवादी विचारधारा रखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 39 का ए ये भी समाजवादी विचारधारा, आर्टिकल 41, 42, 43 का ए ये भी क्या है, समाजवादी। जितने भी आर्टिकल होते हैं इनमें, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसा हमारा एक आर्टिकल होता आपका ए का, अगर हम बात करें आर्टिकल ए का, या ऐसा मान के चलो आर्टिकल बी, या ऐसा मान के चलो आर्टिकल इसमें क्या है आपका 41 है, आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 में जो कहा गया है वो क्या कहा है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता, काम शिक्षा और लोक सहायता। तो ये तो सभी के लिए है ना, ये किसके लिए है, सभी के लिए, यानी कि किसके लिए, सभी पूरे समाज के लिए, ठीक है भाई। तो पूरे समाज के लिए पहले हम इंक डाल लेते हैं इसमें, ठीक है भाई। तो देखिए क्या है ये आर्टिकल 41, 42, 43, इसको आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए अब अगर आगे बात करें तो गांधीवादी विचारधारा में देखो पंचायतों का, तो गांधी का विचार जो था वो गांधीवादी का विचार था, वो किनका था, गांधी जी का, पंचायतों का। आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43 भी हो गया, आर्टिकल 46, 47, 48, तो ये आर्टिकल जो है वो कैसे हैं, गांधीवादी विचारधारा के हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उदारवादी की, तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, ये सब कैसे हैं, ये उदारवादी आर्टिकल है, ठीक है। तो आपने कवर कर लिया है। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे कि इन आर्टिकलों में किस में क्या प्रावधान है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी हमारे डीपीएसपी हैं, कैसे ऐसे भी हमारे अधिकार हैं जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों के बाहर भी आते हैं, या फिर हम ये देखेंगे किन संविधान संशोधन के चलते जो है कौन कौन से आर्टिकलों को जोड़ा गया, ठीक है, और कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व और इसमें ऐड किए गए। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। ये हमको बताएगा कि राज्य हमारे लिए कितने आधार से प्रोत्साहन करता है, और राज्य सरकार हमारे लिए क्या क्या ऐसे कर्तव्य हैं जो फॉलो करता है। तो आज इससे आपको पता चलेगा कि राज्य कितना किसी भी व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्यों के साथ साथ उस व्यक्ति के तत्वों पर भी ध्यान देता है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 36 से 51 तक है, तो हम एक एक बात करेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 36 में देखेंगे, इनको याद कर लेना अच्छे से आप। आर्टिकल 36 में अगर हम बात करें तो क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा है।
और आर्टिकल 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। इन्होंने राज्य शब्द की परिभाषा को इंडिकेट किया है, बताया गया है। अब यह क्या है, आर्टिकल 37, ये एग्जाम में बहुत आता है। आर्टिकल 37 न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि आर्टिकल 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है जी, न्यायोचित भी नहीं है और न्याय योग्य नहीं है, उसी कहते हैं। आर्टिकल 38A, आर्टिकल 38A अगर हम इसकी बात करें, आर्टिकल 38A की, ठीक है, आर्टिकल 38A एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या है, 38A कह दो या 38 ही कह दो इसको, तो या तो A कह दो या इसको 38A कह दो यहाँ से। ठीक है भाई, या तो इसे 38A कह दो या फिर 38 ही रहने दो। ठीक है, तो ये क्या होता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि किससे होगी, आर्थिक और सामाजिक रूप से होगी। यानी कि 38A बोल दो इसको, 38, यानी कि लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है वो किस रूप से होगी, वो आर्थिक रूप से होगी या सामाजिक रूप से होगी, ये बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 38B की। 38B की अगर हम यहाँ से बात करें तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो जोड़ा गया था कौन सा संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 38 के बी में। नेक्स्ट में अगर बात करें तो आर्टिकल 39, इसमें समान कार्य समान वेतन, यानी क्या है, समान कार्य और समान वेतन किसके लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए। जैसे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर हम बात करके चलें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही अगर नौकरी कर रहा है तो जितना वेतन उस सिपाही को मिलेगा, जितना वेतन उस पुरुष सिपाही को मिलेगा, इतना ही वेतन महिला सिपाही को मिलेगा। इसीलिए कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, आप किसी डिपार्टमेंट में अगर नौकरी लगाते हो तो आप उस नौकरी में अगर महिला वर्ग हैं तो पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा, और पुरुष वर्ग हैं तो महिला बराबर वेतन मिलेगा, यानी कि सभी को बराबर वेतन, जब सब बराबर काम करते हैं। इसी वजह से इसको जो है राज्य नीति तत्वों में रखा गया है। और इसमें आप न्यायोचित भी नहीं कर सकते, यानी कि कहाँ, न्यायालय में भी नहीं जा सकते। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आर्टिकल 39 के 1 में। आर्टिकल 39A की अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके थ्रू जो है इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया है ऐसा ये बताइए, समान न्याय, निःशुल्क एवं विधि सहायता, यानी कि समान न्याय, सभी ऊंच नीच जितनी भी जाति के लोग होते हैं उनको लिए समान न्याय होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई चला प्रधान जी का गए और जो जनरल वाले गए तो उनके तो जनरल कास्ट के लोग गए तो थाने वालों ने बिल्कुल कहा कि ठीक है आपको न्याय मिल जाएगा, न्यायालय में गए तो आपको न्याय मिल जाएगा, जबकि अल्प वर्ग के लोग गए तो वहाँ पर क्या होता है, उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इस तरीके का आधार को खत्म किया है हमारे संविधान में, ये कुछ कहा गया है। तो इस वाले में दिया गया है समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, विधि यानी कि कानूनी सहायता, यानी कि आप थाने में अगर जाओगे तो जो सहायता आपको अगर पिछड़े वर्ग से हो तो आपको वही सहायता मिलेगी बिल्कुल निःशुल्क, और जो मतलब उच्च कोटि के लोग हैं उनको भी जो है बराबर एवं निःशुल्क सहायता मिलेगी, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जब न्यायालय में आप जाते हो तो एक न्यायमूर्ति खड़ी होती है। न्यायमूर्ति का मतलब न्याय, हाथ में तराजू होती है, उसके आंखों पट्टी बंदी होती है। ठीक है, हाथ में तराजू होती है, आंख में पट्टी बंदी होती है। उसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर सबको बराबर देखती हूँ, यानी कि मैं ना किसी को नहीं देखना कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, मैंने कुछ नहीं करना। ठीक है, कि मैं किसी को नहीं देख रही ना कि कोई स्वर्ण कास्ट से है अल्प कास्ट से, इस वजह से पट्टी बंदी होती है। परंतु क्या कहते हैं लोग, अगर किसी का फैसला सही नहीं होता कहते हैं कानून का पट्टी बंदी, वो क्या देखेगा। ठीक है, जबकि उन्होंने ऊंच नीच को खत्म करने के लिए जो है वो पट्टी का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका विधि सहायता हो चुकी है, निःशुल्क हो चुकी है, समान न्याय हो चुका है। ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है, मोस्ट है ये आपके लिए, इसे हाँ मोस्ट ही कर सकते हो आप। ठीक है भाई, अब यहाँ से बात करते हैं आर्टिकल 40, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ग्राम पंचायतों गठन। अब आप ये देखिए ग्राम पंचायतों गठन जो दिया गया वो दिया गया आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी में दिया गया। तो फिर इनके लिए ग्राम पंचायतों के लिए भाग 9, फिर 9A स्थानीय निकाय और 9B सहकारी समिति, ये क्यों जोड़े गए, ये इसलिए जोड़े गए क्योंकि यहाँ पर जो भी आर्टिकल है वो क्या है, वाद योग्य नहीं है, यानी कि वाद योग्य नहीं है, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। इस वजह से न्याय पंचायतों के लिए अगर कोई वाद विवाद होता तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हम निर्वाचन आयोग के विरुद्ध भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको क्या है, उनके लिए एक अलग अग्रीमेंट बनाया और अलग अग्रीमेंट के चलते भाग 9 को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 74वें संविधान संशोधन के अंदर भाग 9B को जोड़ा, 9A को जोड़ा गया, और 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9B को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या है। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 का ए। इसमें क्या है, आर्टिकल 41 के ए में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है, और कैसी दशाएं वो सरकारी सहायता के लिए, जैसे बुढ़ापा हो गया, विकलांग हो गया, शिक्षा हो गई, ठीक है, या मनरेगा, यानी अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसे कहते हैं वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग है तो हैंडीकैप्ड,
ठीक है, हैंडीकैप्ड योजना जो होती है, ठीक है जी, उनके लिए। शिक्षा के लिए भी बहुत सारे आपके ऐसा देखो स्कीम चलती हैं, ठीक है, और मनरेगा। तो ऐसी दशाएँ, कुछ दशाएँ ऐसी होती है जिसमें हमारी सरकार की सहायता होती है राज्य स्तर से, ठीक है भाई। तो जैसे बुढ़ापा हो गया है, आपका विकलांगता हो चुकी है, शिक्षा हो चुकी है, मनरेगा नरेगा ये हो चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 41 में दे रखा है ये। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 में क्या है। तो न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता, ठीक है। इसका मतलब है न्याय संगत, यानी कि सभी के साथ न्याय किया जाएगा मनोचित आधार से, ठीक है भाई, क्लियर इतना। आर्टिकल 43 में कई क्लोज हैं, तो इसमें 43 समझ लीजिए निर्वाह मजदूरी क्या है, इसमें 43 में निर्वाह मजदूरी है, ठीक है। आर्टिकल 43 के ए में जो है कामगारों की भागीदारी है कि कामगार कौन कौन है, कौन कौन भागीदारी करेंगे। 43 के बी में क्या है, सहकारी समितियों का गठन। 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, समझ गए नहीं, 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था क्या, सहकारी समितियों का गठन। इतनी बात समझ में आ चुकी है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता याद रखने के लिए 4 जो है समान है, 4 जो है वो क्या है, समान है, इसे कह सकते हैं समान सिविल संहिता, ठीक है। आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में देखिए क्या हुआ, 44वां आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21 से, ठीक है। नीति निर्देश तत्वों में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, ठीक है, एक कर्तव्य जोड़ा गया था, और डीपीएसपी का आर्टिकल 45 की जो है विषय वस्तु चेंज कर दी थी। पहले इसमें क्या था, इसमें था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मगर 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कर दिया गया 14 वर्ष तक के सही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके स्वास्थ्य की देखरेख, उनके स्वास्थ्य की देखरेख वो यहाँ कही गई थी, ठीक है, 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 46वें संविधान संशोधन, 46 आर्टिकल 46 देखते हैं। उसमें क्या कहा गया है, दुर्बल वर्गों का संरक्षण। दुर्बल वर्गों का मतलब संरक्षण क्या किसमें, यानी राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में दुर्बल वर्ग यानी कि SC ST या इनसे भी निम्न अगर कोई होते हैं तो उनके संरक्षण की जिम्मेदारी कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 47, यहाँ पोषाहार अर्जन संरक्षण और प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना भी इसी के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन आया था अभी हाल में कि किस आर्टिकल के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में मिड डे मील योजना जो शुरू की गई, तो 47वां आर्टिकल है, ठीक है। अब देखिए क्या है, राज्य की जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो है उच्च पोषाहार दे और ऊर्जा संरक्षण करे, जिससे कि वह दुर्बल ना हो, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर राशन वितरण हो रहा है, ठीक है। जब कोविड-19 आया तो उस समय बता दिया गया था अगर कोई भी व्यक्ति ठीक है भूखा मरता है तो राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है, वो राज्य की जिम्मेदारी की उसकी वजह से मरा। तो राज्य में योगी जी ने भी कह दिया था कि अगर कोई भूखा मरा या कोई बिना अनाज के रहा तो सारे के सारे अधिकारी नपेंगे, ठीक है। और फिर अधिकारियों ने भी सख्ती बरती, इस तरीके से जो है वो राज्य की जिम्मेदारी बनना। तो आप ये बताइए योगी जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी, योगी जी की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि संविधान में लिखा हुआ कि आप प्रमुख हो, आप राज्य के प्रमुख हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने राज्य के नीति तत्वों का ध्यान रखो, ठीक है। हाँ ये है कि अगर वो राशन नहीं भी देते तो हम अपील नहीं कर सकते थे कोर्ट में, यानी कि न्यायोचित नहीं है, हम डीपीएसपी के विरुद्ध नहीं जा सकते, न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते कि हमारे डीपीएसपी जो है हमें नहीं मिल रहे, ठीक है भैया। इतनी बात हमने यहाँ समझ ली है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की, तो कृषि एवं पशुपालन इसका जिक्र है, क्या है इसमें, कृषि और पशुपालन, ठीक है। और 48A ये भी जोड़ा गया है, 48A आर्टिकल 48A ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें कहा गया पर्यावरण की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण, यानी प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य में पर्यावरण को सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे और वन्यजीवों की देखरेख करें, ठीक है भाई। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो वन्यजीवों की देखरेख करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आर्टिकल 49 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 49 में क्या है कि सामाजिक स्मारकों यानी क्या है, सार्वजनिक स्मारकों व प्रतिमाओं का संरक्षण करें। क्या करें, सामाजिक स्मारकों व प्रतिमाओं का संरक्षण करें, यानी प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी जो सार्वजनिक स्मारक होंगे और प्रतिमा होंगी उनका संरक्षण करें, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 50 में क्या है, लोक सेवकों के लिए न्यायपालिका कार्यपालिका का विभाजन कर दिया गया। जितने भी लोक सेवक हैं उनके लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग कर दी गई, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 51 बहुत मोस्ट है, यानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ठीक है भी दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सभी आर्टिकल को कवर करा। एक बार जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय बाद योग्य नहीं, 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि आर्थिक सामाजिक रूप से, 38 के बीच में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 39 में क्या है, समान कार्य समान वेतन, ठीक है। 39 के ए में क्या है, समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता,
40 में क्या है ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, बुढ़ापा, विकलांग, शिक्षा मनरेगा। 42 में क्या है आपका न्याय संगत मनोचित दशाओं में प्रसूत सहायता, निर्वाह मजदूरी 43 में है। ठीक है भैया। 43 ए में क्या है कामगारों को भागीदारी। और 43 का बी में क्या है सहकारी समितियों का गठन। 44 में क्या है समान सिविल संहिता। 45 में क्या है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अभिभावकों की जिम्मेदारी। ठीक है। और भारत सरकार की जिम्मेदारी उनके स्वास्थ्य को और एवं पोषण को देखकर। आर्टिकल 46 में क्या है दुर्बल वर्गों का संरक्षण। 47 में क्या है पोषाहार स्तर ऊर्जा संरक्षण, यानी कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को उच्च पोषण या ऊर्जा संरक्षण मिले। ठीक है। अगर हम बात करें 48 में तो कृषि एवं पशुपालन। ठीक है भैया। 48 एक ही हम बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण। ठीक है। 49 की अगर हम बात करें बेटा तो सार्वजनिक स्मारकों और प्रतिमाओं का संरक्षण। ठीक है। 50 की अगर बात करें तो लोक सेवा को न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन यहाँ पर किया गया इनके लिए। अगर 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो दोस्तों इतने तो हो गए हमारे आर्टिकल। अब हम कुछ ऐसी बातें देखते हैं इसमें जो क्रिएटिव है। क्रिएटिव क्या है कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें ऐड किए गए। ठीक है। और कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो डीपीएसपी के बाहर भी जाते हैं, जो डीपीएसपी से अलग भी हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा आप लोगों को। ठीक है। और फिर आपका जो है ये डीपीएसपी टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और आप उसको 100% करके आएंगे, 100%। तो टाइम ना गलाते हुए आप शुरू करते हैं। देखिए क्या एक 42वां अमेंडमेंट हुआ था बेटा, कौन सा हुआ था 42वां अमेंडमेंट, यानी कि इस अमेंडमेंट को जो बोलते हैं संविधान संशोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं संविधान संशोधन। ठीक है बेटा। क्या होता है संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था 1976 को हुआ था। अब बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल इसमें जोड़े गए। तो देखिए एक तो इसमें जोड़ा गया 39 का ए। ठीक है। दूसरा इसमें जोड़ा गया वो जोड़ा गया 43 का ए, 43 का ए। इसमें फिर जो जोड़ा गया 48 का ए। कौन सा जोड़ा गया 48 का ए। तो ये आर्टिकल जोड़े गए यहाँ पर बेटा। 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ 1978 को हुआ। तो इसमें क्या जोड़ा बेटा, इसमें जोड़ा 38 का भी, इसमें जोड़ा आर्टिकल 38 का भी। ठीक है बेटा। फिर अगर 86वां संविधान संशोधन, यानी कि 86वां संविधान संशोधन कब की बात है ये 2002 की बेटा। कब की बात है 2002 की। इसमें क्या कह रहा आर्टिकल 45 की विषय वस्तु चेंज कर दी। विषय वस्तु क्या कर दी आर्टिकल 45 की विषय वस्तु चेंज कर दी बेटा। वो हमने बता दिया है। 97वां संविधान संशोधन यानी कि 97वां अमेंडमेंट जो हुआ है। ठीक है। वो कब हुआ था ठीक है 2011। ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें कर दिया गया भैया क्या सहकारी समिति, क्या है सहकारी समितियों के लिए आर्टिकल 43 को जोड़ दिया गया। तो ये आपको याद रखना 42 में 39 ए, 43 से 48 से, 44 में 38 बी। ठीक है। आर्टिकल 45 की विषय वस्तु 86 में, 97 में क्या गया 43 में। ठीक है। तो ये तो बात आ गई यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि डीपीएसपी से अलग भी कोई हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 से अलग भी, क्या किसी भाग में और भी हैं। ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं फुर्ती से बहुत। ठीक है भाई, फुर्ती से देख लेते हैं क्या है। तो देखिए एक तो हमारा है भाग 16, एक तो है वो क्या है हमारा भाग 16 बेटा। अब भाग 16 में एक आर्टिकल आता है 325। कौन सा आता है आर्टिकल 325 आता है। इसमें क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, चलो मैं बताया तो नहीं लिखा आप लेना, किसी व्यक्ति को किसी भी मतलब जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, रंग, रूप किसी के आधार पर भी वोट देने से रोका नहीं जाएगा। यानी क्या नहीं जाएगा वोट देने से रोका नहीं जाएगा। कैसे मामले में रंग, रूप, जन्म स्थान, धर्म, जाति, कास्ट, रंग भेद सब किसे पता चला कि मैं गोरा हूँ तू काला है, अरे तू वोट नहीं देगा चल निकल यहाँ से। ठीक है। उसे भगा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होने का। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो बाउंड किया गया है। तो ये भी क्या है नीति निर्देशक तत्व। एक आता है भाग 17। तो भाग 17 में जो है एक आर्टिकल 350 है। आर्टिकल क्या है 350 का ए। ठीक है। इसमें क्या है कि राज्य सरकारों को, किसको बेटा राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में कराएं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है वो कहाँ पर कराएं मातृभाषा। बेटा इस पर ध्यान देना। ये आर्टिकल बहुत ऐसा आने वाला है कि बिल्कुल गर्दे काट देगा पूरी तरीके से। ठीक है। आर्टिकल 350 का एग्जाम में आएगा, आप टुकड़ देखोगे वहाँ पर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब भाग 17 में ही एक आर्टिकल 351 है। तो 351 में क्या है हिंदी के निर्देश क्या है भैया हिंदी के निर्देश। तो ये वाली बात कही गई है इसमें हिंदी के निर्देश किसमें बेटा आर्टिकल 17 के मतलब आर्टिकल 351 में दिया गया है और भाग 17 में। तो ये थे हमारे डीपीएसपी। और आज जो है इस क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्लास कराएंगे वो कराएंगे
यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मूल कर्तव्य, और उसमें बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जो पहली बार चैनल बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।